नमस्कार। आज आप सुनेंगे रामधारी सिंह दिवाकर की कहानी सूखी नदी का पुल। सूखी नदी का पुल गांव के सामाजिक ताने बाने में आए बदलाव की कहानी है। गांव के उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के बीच की लगातार बढ़ती फाक तो इस कहानी में दिखती ही है। साथ ही उस फाक को पाटने वाली मानवीय दृष्टि भी प्रतिष्ठित होती है। तो चलिए सुनते हैं कहानी सूखी नदी का पुल। गांव के रेलवे स्टेशन पर गाड़ी ज्यों ही रुकी, लीलावती उत्साह भरे मन से प्लेटफॉर्म की तरफ देखने लगी। पूरी उम्मीद थी कि नहर से कोई न कोई आया ही होगा। वे सब आए थे जिनकी वह उम्मीद किए हुए थी। भैया थे, दोनों भतीजे थे, सुरेश और नरेश, और एक कोई अपरिचित था। अपनी अगवानी में इन सबको आया देख लीलावती को ऐसा लगा जैसे सूखी प्यासी धरती पर बादल बरस गए हों। स्टेशन के बाहर जीप लगी हुई थी। जीप लीलावती को प्रसन्न होना चाहिए था जीप देखकर, लेकिन मन में जाने क्यों ठेस सी लगी। उसने तो सोचा था टप्पर वाली बैलगाड़ी या ओहार वाली बैलगाड़ी आई होगी। अपनी जीप है बुआ, बोलता हुआ सुरेश ड्राइवर वाली सीट पर बैठ गया। नरेश जीप के पास खड़ा था और बार बार अपनी पैंट की फूली हुई जेब को टटोल रहा था। जीप की सीट पर सुविधाजनक ढंग से बैठने के लिए उसने जेब से कोई काली सी चीज निकाली और झट से तौलिए में लपेट लिया। तौलिए में क्या छिपा रहे हो नरेश? कुछ नहीं बुआ, पिस्तौल है। चौंक गई लीलावती। पिस्तौल है और कहते हो कुछ नहीं है? भैया मुस्कुराते हुए बोले, इसमें अचरज की कौन सी बात है बुच्ची दाई? भैया के मुख से बुच्चीदाय संबोधन कितना प्यारा, कितना सुखद लगा था लीलावती को। उसने भैया की तरफ गौर से देखा। उनके खादी कुर्ते की जेब भी फूली हुई थी। आपकी जेब में भी लाइसेंस वाली है ना? भैया हंसने लगे थे। अरे नहीं रे, लाइसेंस वाइसेंस कुछ नहीं, अपने गांव की बनी है, कंट्री मेड। लीलावती की व्यस्क उम्र की बड़ी बड़ी मासूम आंखें आश्चर्य से कुछ ज्यादा बड़ी हो गई। जीवन भर खादी के कपड़े पहनने वाले भैया की जेब में पिस्तौल? समय ही ऐसा आ गया है बुच्ची दाई, अपनी सुरक्षा के लिए यह सब रखना पड़ता है। गांव अब पहले जैसा गांव नहीं रहा। जब से आरक्षण लागू हुआ है, बैकवर्ड फॉरवर्ड की दुर्भावना बुरी तरह फैल गई है। गांव में जातियों के अलग अलग संगठन हो गए हैं, निजी सेनाएं हो गई हैं। जमीन जायदाद को बचा पाना मुश्किल हो गया है। तुम्हारी वाली जो 5 एकड़ जमीन है, वह तो समझो गिद्धों के लिए मांस का लोथड़ा बनी हुई है। भैया बोल ही रहे थे कि बीच में नरेश ने कहा, हम लोगों की भी अपनी सेना है बुआ। भैया कहने लगे, अच्छा हुआ तुम आ गई बुच्ची दाई, अब अपनी जमीन का नौ छौ कुछ करके ही जाना। चलती जीप की घरघराहट के सामने भैया बैठे बोलते जा रहे थे। लीलावती के विवाह के समय कन्यादान करते हुए बाबूजी ने 5 एकड़ जमीन दान में दी थी। वही जमीन भैया जी के जी का जंजाल बनी हुई है। कब तक करते रहे जमीन की हिफाजत? केस मुकदमा यह सब अभी कैसे बता दें? वर्षों बाद नैहर लौटती बहन बुच्ची दाई को 13-14 वर्षों बाद लीलावती नैहर लौट रही है। पिछले बार माँ के श्राद्ध कर्म पर आई थी। सब कुछ याद आ रहा है लीलावती को। याद आ रहा है गांव का नैहर। सिर्फ अपने माँ बाप या भाई भौजाई का घर नहीं होता, पूरा गांव होता है। यह शहर तो है नहीं, यहाँ तो पूरा गांव रिश्तों नातों में बंधा रहता है। और गांव के वही रिश्ते नाते इस वक्त बड़ी शिद्दत से याद आ रहे हैं लीलावती को। सबसे ज्यादा याद आ रही है सहेलिया माए। मुंबई में जब जब नहर की याद आई, खवास टोली की वह सहेलिया माए सबसे ज्यादा याद आई। माँ कहती थी, सहेलिया माए खवासी नहीं, तुम्हारी दूसरी माँ है। इसी ने तुमको अपना दूध पिलाकर पाला पोसा। माँ कहती थी, जब तुम जन्मी थी, अपना दूध नहीं उतरता था। डगडर बैद, ओझा गुनी सब हार गए। गाय बकरी भेड़ी किसी का दूध तुमको पचता नहीं था। एकदम मरने मरने को हो गई थी तुम। तब सहेलिया माई सामने आई।
नई नई ललकोरी बनी थी। गोद में बेटा था कलेसर। उसी ने अपना दूध पिला पिला कर तुमको जिंदा रखा। जीप में बैठी लीलावती दोनों तरफ के भूले बिसरे टोलों मोहल्लों को पीछे की ओर भागते देखती रही। सीमेंट का पुल आ गया, सूखी नदी का पुल। पिछली बार आई थी तब नदी में पानी था और सीमेंट के पुल की जगह काठ का पुल था। कठपुल्ला। नदी सूख गई है अब, रेत ही रेत, रेत की नदी। जीप दरवाजे पर लगी। एकदम बदल गया है घर द्वार। खपरेल की जगह पक्के का मकान। दरवाजे पर जीप, ट्रैक्टर, थ्रेसर मशीन और जनरेटर। बिजली के पोल गांव तक आ गए हैं। पुल के इस पार से देखा ही था लीलावती ने। शून्य में पतली पतली रेखाओं से बिजली के तार। नरेश कह रहा था, आपको यहाँ कोई कमी महसूस नहीं होगी बुआ। सब कुछ है घर में, फोन, फ्रिज, टीवी, वीसीडी, सब कुछ। कैसे कहे लीलावती कि यह सब देखने नहीं आई है मुंबई से उसकी बुआ। यह सब कुछ और इससे भी ज्यादा है उसके पास। वह तो नेहर की पहले वाली और सुविधाओं के लिए तरस रही है। सखी, सहेलियां, नदी, पोखर, खेत खलिहान, टोले पगडंडिया, नाथ बाबा का थान, राजा सलहेस का गहबर, बुढ़िया बाड़ी, बरहम बाबा का मंदिर। कैसे कहें कि क्या देखना चाहती है बुआ। अब तो सांझ हो गई, वरना आज ही एक चक्कर लगा आती अपनी खवास टोली का और सहेलिया माई को 2 साड़ी दे जाती जिन्हें वह बड़ी लालसा से मुंबई से लाई है। अब तो बहुत बूढ़ी हो गई होंगी, पैर छूने पर आशीष देंगी। हमरे ऐसन झूल झूल बूढ़ हो जइहा बेटी। अही बात बनल रहे जब तक गंगा जमुना में पानी रहे। लेकिन शाम में भौजी, सुरेश, नरेश सबकी उपस्थिति में भैया ने सहेलिया माई की खवास टोली के विषय में जो कुछ कहा, उससे तो लीलावती के होश उड़ गए। सुनती हो बुच्चीदाय, सहेलिया माई का परिवार तुम्हारी वाली 5 एकड़ जमीन बटाई लिए हुए था। उसका बेटा है ना कलेसरा, उसने जमीन पर सिकनी बटाई का दावा ठोक दिया। यह सब मैंने तुमको कभी नहीं बताया। केस मुकदमा चला। जमीन पर पहले दफा 107 लगा, फिर 144। मामला हाई कोर्ट तक पहुंचा। हम लोगों का क्या मुकाबला करता कलेसरा, केस में हार गया। हम लोगों की डिग्री हो गई। भैया बोलकर मुस्कुराने लगे। नरेश बगल में बैठा हुआ था, बुआ की तरफ देखता कहने लगा, असल बात तो बता ही नहीं रहे हैं बाबूजी। असल बात यह है कि कलेसरा एक खूनी राजनीति पार्टी से जुड़ा हुआ है। जब से आरक्षण लागू हुआ है, खूनी पार्टी ज्यादा उग्र हो गई है। 5-6 साल पहले आप वाली जमीन पर भारी बवेला मचा। कलेसरा ने तो फरसा ही चला दिया था बाबूजी पर। वह तो कहिए कि बीच में आ गया कलेसरा का बाप सोने लाला। उसने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। बेचारे की कलाई कटकर जमीन पर गिर गई। बाबूजी तुरंत उसको जीप पर बिठाकर अस्पताल ले गए। सोनेलाल ने डॉक्टर से कहा, चारा मशीन से कलाई कट गई है। काठ की मूरत बनी लीलावती यह सब सुनती रही। क्या यह सब सच है जो वो सुन रही है, या कोई कथा कहानी है? एक ही माँ के स्तनों का दूध पीने वाले कलेसर और लीलावती और साथ के काले बादलों में घिरी हुई लीलावती को सुनाकर भैया कहने लगे, जब से आरक्षण लागू हुआ है, पिछली जातियों के लोग हम लोगों को अपना दुश्मन समझने लगे हैं। भैया के बोलने के बीच में ही नरेश बोल पड़ा, लेकिन हम लोग पीछे हटने वाले नहीं है बुआ। हम लोगों का भी अपना संगठन है, अपनी सेना है। साफ साफ दो फांक हो गया है गांव। खवास टोली और पूरे पछियारी टोली से तुम्हारी वाली जमीन के मामले के बाद से आना जाना, न्योता पिहानी सब बंद है। खूनी राजनीति पार्टी को खवास टोली वाले चढ़ाते हैं कि सामंती जाति के हैं हम लोग। औसन भाव से शून्य में देर तक देखती रही लीलावती। दिन के तीसरे पहर घर के पिछवाड़े कमल पोखर की तरफ निकल गई लीलावती। एकदम सुनसान था कमल पोखर। ढेर सारी कटीली जंगली झाड़ियां उग आई थीं। बगल के किसी पेड़ से पंडुकी पक्षी की आवाज आ रही थी, तुत्तुमुरु तुत्तुमुरु, तू कहाँ, तू कहाँ। पोखर के ऊंचे मुहार पर खड़ी लीलावती हसरत भरी आंखों से पश्चिम की तरफ देखने लगी।
खवास टोली की तरफ शहनाई और खुरकुतबाजी की मीठी मीठी मंगल ध्वनि सुनाई पड़ रही थी। पुराने नक्शे की स्मृति को उतारते हुए लीलावती सोचने लगी, खवास टोली का पहला घर सहेलिया मायका है। वहीं से शहनाई की आवाज आ रही है शायद। लगता है शादी ब्याह है खवास टोली में। शहनाई पर यह पुराना धुन कौन बजा रहा है? पिया मोर, बालक हम तरुणी है। शायद रघु काका होंगे। आज के फिल्मी युग में विद्यापति के गीत की धुन कौन बजा सकता है सिवा रघु काका के? लीलावती को अपनी शादी के बाद विदाई के समय रघु काका की बजाई समदौन की धुन याद आ गई। बड़ा रे जतन से सुग्गा रे हम पोसलों, से हो सुग्गा उड़ले आकाश। खवास टोली से आती शहनाई की आवाज से मन अशांत हो गया। भौजी से पूछा, उधर खवास टोली में कोई शादी ब्याह है क्या भौजी? भौजी कुहरती हुई बोली, मुझे क्या पता बुच्चीदाय कि कहाँ क्या हो रहा है। तब तक नरेश आ गया। बोला, हाँ, शादी है कलेसर की बेटी की। अपना हलवाहा बता रहा था। कलेसर की बेटी? सहेलिया माई की पोती? हाय रे दैव! लीलावती के मन में तूफान सा उठने लगा। कितना अच्छा होगा यदि सहेलिया माई की पोती की शादी में वह पहुंच जाए। लेकिन भैया भौजी और बड़ा भतीजा सुरेश जाने देंगे भला? बैकवर्ड फॉरवर्ड जमीन का मामला, बोल चाल, आना जाना सब बंद है। जाने देंगे भला? लीलावती छोटे भतीजे नरेश से बड़े प्यार से बोली, रे नरेश, मेरा एक काम कर दोगे? नरेश ने हंसते हुए कहा, हाँ बुआ, करूंगा, बोलिए तो सही। लीलावती प्रौढ़ अवस्था से फिसलकर अकस्मात चंचल किशोरी बन गई थी। फुसफुसाती हुई नरेश से बोली, शाम होने को है नरेश, और मुझे किसी भी तरह सहेलिया माई के घर पहुंचना है। किसी से कहना नहीं, बस मुझे पोखर पार करा दो, वहां से मैं चली जाऊंगी। और सुनो, कोई पूछे तो कह देना बुआ पाठक जी के घर गई है। शाम हो गई। सहेलिया माई के लिए लाई दोनों साड़ियां लीलावती ने कांख में दबा ली और नरेश के पीछे पीछे चलती पोखर पार तक आ गई। खवास टोली में शायद सहेलिया माई के दरवाजे पर पेट्रोमेक्स की रोशनी दिख रही थी। जूते हुए खेतों और आर धुन को लांघती वह सहेलिया माई के दरवाजे पर पहुंच गई। दरवाजे पर कुछ लोग बैठे हुए थे। रोशनी की ओट में अपने को लुकाती छिपाती लीलावती सीधे आंगन में चली गई। फूस के वही 3 छोटे छोटे घर, छोटा सा आंगन, गांव समाज की औरतों और बच्चों से भरा हुआ आंगन था। गीत नाद हो रहा था। बाहर दरवाजे के किसी कोने में रघु काका किसी पुराने फिल्मी गाने की धुन बजा रहे थे। भीड़ भाड़ में किसी का ध्यान नहीं गया लीलावती की तरफ। उसारे पर पंजों के बल बैठी सहेलिया माई को लीलावती ने पहचान लिया। वह चुपके से उसके पास गई और पैरों पर गिर पड़ी। आंखों की मंद ज्योति के कारण सहेलिया माई पहचान नहीं सकी। नहीं पहचाना काकी? मैं लीलावती, बुच्ची दाई, लाल बाबू की बेटी। तब तक दूसरी औरतें आ गई वहां। अरे बुच्ची दाई, लाल बाबू की बेटी, बॉम्बे वाली बुच्ची दाई, लेकिन यहाँ कैसे? घोर अचरज, अजगैबी बात। सहेलिया माई के सूखे स्तनों में जैसे दूध उतर आया। लीलावती सहेलिया माई के सीने में अपना चेहरा छिपाए देर तक सुबक सुबक कर रोती रही। बाढ़ के पानी सी यह खबर पूरे सोलकन टोले में फैल गई। गजब बात, बबुआन टोले से इतनी दुश्मनी चल रही है। आना जाना टोका चाली सब बंद है। और बुच्ची दाई अनहरिया रात में गिरती पड़ती आ गई सहेलिया माई के घर। लोग उमड़ पड़े लीलावती को देखने। जिंदगी की ऐसी सार्थकता लीलावती को कभी महसूस नहीं हुई थी। भीतर जैसे आह्लाद का सागर उमड़ रहा था। बूढ़े सोने लाल दौड़ते हुए आए दरवाजे से। बुच्ची दाई को देख आंखों में आंसू आ गए। आशीष के लिए उठे दाहिने लूल्हे हाथ को अपलक देखती रही लीलावती। ओसारे पर बैठते हुए भर्राई आवाज में कहने लगे सोनेलाल, तुम आ गई बुच्ची दाई, जिंदगी का सुफल मिल गया। विश्वास नहीं हो रहा है कि अपने आंगन में बुच्ची दाई को देख रहा हूँ। लगता है कोई सपना है।
बोलते बोलते रोने लगे सोनेलाल। तभी दौड़ता दौड़ता कलेसर आ गया और एकदम से लीलावती के पैरों पर गिर गया। रोता रहा देर तक। विवाह के उल्लास भरे वातावरण में आंसुओं की यह गंगा जमुनी बाढ़, इस बाढ़ में किसका कितना कुछ डूबा बहा, कौन जाने। लीलावती के सामने दोनों हाथ जोड़े प्राश्चित के दलदल से उबरने की कोशिश में बोलने लगा। भूल चूक माफ कर देना दीदी, अब ये हाथ किसी पर कभी नहीं उठेंगे। लीलावती कलेसर की पीठ थपथपाती रही। याद आ रही थी भैया और भतीजे की बात। कलेसर किसी खूनी राजनीतिक संगठन से जुड़ा हुआ है। उस आंगन में कुछ देर के लिए सब कुछ ठहर सा गया था। लगता था समय ही रुक गया है। देर रात बगल के गांव से बारात आई। विवाह की विधियां चलती रहीं। सारी रात गांव की औरतों की झुंड में बैठी लीलावती विवाह के भूले बिसरे गीत गाती रही। सुबह हो गई। वैसाख के महीने का सूरज बांस भर ऊपर चढ़ गया। बांस भर ऊपर चढ़ आया। लीलावती भैया के घर लौटने के लिए तैयार थी। गांव की अपनी बुच्ची दाई को विदा करने खवास टोली के लोग ही नहीं, पूरे सोलकन टोले के लोग, औरतें, बच्चे सब एकत्र थे। इन सब से घिरी लीलावती आम बगान के इस पार तक आई। पोखर के मुहार पर भैया, भौजी, बहू, भतीजे और बबुआन टोले के लोग खड़े थे और एक टक इसी तरफ देख रहे थे। वायल की गाढ़ी लाल साड़ी पहने और भर मांग सिंदूर पोते लीलावती पोखर के मुहर पर आई। सारे लोग स्तब्ध लीलावती को देखते रहे। मुंबई में सारी आधुनिक सुविधाओं के बीच रहने वाली लीलावती इस वक्त पूरी देहातिन लग रही थी। चेहरे पर परम उपलब्धि की अपूर्व आभा। भैया, भाभी, भतीजे सब चुप। न कोई आरोप प्रत्यारोप, न रोष, न उलाहना। नरेश बहुत नरेश भौचक्का सा बुआ का सिंदूरी चेहरा देखता रहा। दूसरी सुबह भैया ने लीलावती से उसकी 5 एकड़ जमीन की बात चलाई। अपनी अमानत वापस ले लो गुच्ची दाई, चाहो तो बेच दो, अच्छी कीमत मिलेगी। लीलावती ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ भैया, इस बार कुछ करके ही जाऊंगी। आप लोग भी मेरी जमीन को लेकर परेशानी में रहते हैं। दोपहर बाद भैया ने संदूक से जमीन के कागजात निकाले और लीलावती के हाथों में देते हुए बोले, हाल में कटाई गई लगान की रसीद भी इसी में है। दोनों हाथों में जमीन के कागजात लिए लीलावती भैया, भाभी और दोनों भतीजों को चुपचाप देखती रही। फिर मुस्कुराती हुई भैया से बोली, आपसे वचन चाहती हूँ भैया। पहले आप वचन दे दीजिए कि दान में मिली अपनी जमीन का मैं जो करूंगी उसे आप लोग मंजूर करेंगे। भैया ने दृढ़ आवाज में कहा, हाँ बुच्ची दाई, तुम जो फैसला करोगी हमें मंजूर होगा। भैया ने फिर दृढ़ आवाज में कहा, हाँ बुच्ची दाई, तुम जो फैसला करोगी हमें मंजूर होगा। आखिर जमीन तो तुम्हारी ठहरी, वो भी दान की जमीन। लीलावती भैया की आंखों में झांकने लगी। मुझे आप लोगों की दुआ से कोई कमी नहीं है भैया, इसलिए दान में मिली जमीन मैं दान में ही देना चाहती हूँ। आप वचन दे चुके हैं, मुकरिएगा नहीं। मैं यह जमीन सहेलिया माई को रजिस्ट्री करना चाहती हूँ। दूध का मोल कौन दे सकता है? फिर भी झगड़ा हमेशा हमेशा के लिए खत्म, है ना सुरेश, नरेश, भौजी, है ना? सब हतप्रभ। और लीलावती का चेहरा ऐसा दिख रहा था जैसे कोई बहुत बड़ी चीज मिल गई हो उसे। हंसती हुई भैया से बोली, सहेलिया माए और कलेसर कल फारबिसगंज रजिस्ट्री ऑफिस में मिलेंगे। मैंने कह दिया है उनसे। मेरा मान रखिएगा भैया। पता नहीं फिर कब लौट कर आना हो नहर। आपको और सुरेश नरेश को भी साथ चलना होगा शिनाख्त के लिए। बुआ के अप्रत्याशित फैसले पर सुरेश और नरेश एक दूसरे का चेहरा देखते रहे और इसके दूसरे दिन भैया लीलावती का मान रखने के लिए फारबिसगंज जाने को तैयार थे। जीप में ड्राइवर की सीट पर सुरेश था। भैया के खादी कुर्ते की जेब में पिस्तौल की जगह जमीन के कागजात का पालिंदा था। जीप जब दरवाजे से आगे बढ़ी तब लीलावती को ऐसा महसूस हुआ जैसे जैसे दूध की कोई उमंगी हुई उजली नदी है और उस नदी में वह ऊब डूब नहा रही है। कहानी यहीं पर समाप्त होती है।
दोस्तों, कहानी कैसी लगी यह तो आपको कमेंट में ज़रूर बताना होगा। और हाँ, कहानी अगर आपको बहुत अच्छी लगी है तो प्लीज़ एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, एक बात और, आप सबसे विनती है, कहानियाँ सुनना अगर आपको पसंद है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए, मिलते हैं अगली कहानी के संग अगले अंक में। तब तक के लिए कीजिए इंतज़ार और दीजिए इजाज़त। नमस्कार।